Good evening, students. Myself, Dr. Sachin Narayan from मेडिको सर्किल पटना। मेडिको सर्किल पटना में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है स्टॉक और शॉक में हमने हमारा जो पिछला वीडियो है वो शॉक है, और जो आज का हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है स्टॉक। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉक में मुख्य रूप से क्या होता है कि जब ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मर है, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, किसी कारण से अगर ह्यूमन ब्रेन में अगर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, जो ब्रेन का एक्टिविटी है, अगर वो नहीं हो पाएगा उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। जब किसी भी कारण से ब्रेन में इनसफिशिएंट ब्लड का सप्लाई होता है उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर देखा जाए तो और शॉक किसको कहते हैं, जब स्ट्रोक की बात हो रही है तो शॉक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शॉक में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में जब किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। और यहाँ स्ट्रोक केवल जो डिस्कस कर रहा है वो टॉपिक डिस्कस कर रहा है केवल ब्रेन के बारे में, ठीक है। अगर हम देखना चाहें आगे इसके स्ट्रोक के क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो स्ट्रोक का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, तो मुख्य रूप से मैक्सिमम जो हमारे जो पेशेंट स्ट्रोक के होते हैं 85% पेशेंट जो है वो इश्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। इश्केमिक स्ट्रोक मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से लगभग 85%। और इश्केमिक स्ट्रोक में अगर देखें हम तो 50% जो है वो कॉजेटिव फैक्टर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, और इश्केमिया होने का वजह थ्रोम्बस है 50%, और 30% जो है वो इम्बोलिक स्ट्रोक है। क्लियर है कि थ्रोम्बस मतलब आप जानते हैं कि ब्लड क्लॉट किसी वेसल्स में जब ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बस और उस डिजीज को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इम्बोलस की कंडीशन में जब ब्लड वेसल्स में ब्रेन में जो सप्लाई कर रहा है ब्लड, और उसमें जो इम्बोलस डेवलप हो जाएगा, एयर बबल्स डेवलप हो जाएगा, कोई भी कंपोनेंट जा करके ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगा तो उसको इम्बोलस कहेंगे, और उस डिजीज कंडीशन को इम्बोलिज्म कहते हैं। तो इम्बोलस बनता है 30% की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और 50% थ्रोम्बस की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसकी वजह से ब्रेन में हेमरेज होने का टेंडेंसी बना रहता है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक होने का चांस है 15%, लगभग 55% जो है 15% जो है वह हेमरेजिक स्ट्रोक होने का टेंडेंसी है, जिसमें इंट्रासेरेब्रल 10% होता है और सब ऑर्गेनल स्पेस में लगभग 5% होने का चांस रहता है हेमरेज। अब हम जानना चाहेंगे कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई किसके माध्यम से होता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 प्रकार का आर्टरी होता है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। क्या क्या कारण हो सकता है स्ट्रोक होने का। तो सबसे पहला कारण है इश्केमिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक होने का जो मुख्य वजह होता है वो जब सेरेब्रल आर्टरी में किसी कारण से ब्लॉकेज होता है उसको हम बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है थ्रोम्बोटिक मतलब कि क्लॉट फॉर्म्स इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस बनता है ब्लड वेसल्स में, उस कंडीशन से अगर स्ट्रोक डेवलप होता है तो वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होगा। मतलब थ्रोम्बस भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक होने का। अगला है इम्बोलिक स्ट्रोक, क्लॉट फ्रॉम द हार्ट और कैरोटिड आर्टरी दैट ट्रेवल्स टू द ब्रेन। इम्बोलस जो बनेगा वो हार्ट में या ब्लड वेसल्स, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर सप्लाई होता है, अगर उसमें जाकर ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है इम्बोलस, तो उसको हम इम्बोलिक स्ट्रोक कहेंगे। हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेज का मतलब हम जानते हैं, हेमरेज को ब्लीडिंग भी कहते हैं। जब कोई ब्लड वेसल्स रप्चर करता है उस कंडीशन से अगर स्ट्रोक हो रहा है तो उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। और यह खासकर ब्लड वेसल्स जो है वो
ब्रेन का ब्लड वेसल, ब्रेन में जो कैपिलरी होता है वो रप्चर करता है, उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल फीचर, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। जरा सोचिए, तो अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो सकता है। फेस ड्रूपिंग, फेस का जो एक एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर एक्सप्रेशन पेशेंट नहीं दे पाएगा, फेस ड्रूप कर जाएगा। आर्म वीकनेस, आर्म जो पूरी तरह हाथ जो है वो नहीं मूवमेंट कर पाएगा, इसको कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, ये हाथ खड़ा करने में प्रॉब्लम हो सकता है। स्पीच डिफिकल्टी, स्वाभाविक सी बात है फेसियल क्रेनियल नर्व जो है हमारा जो है पैरालाइज होगा। आगे सिम्टम में हम देख रहे हैं क्रेनियल नर्व पाल्सी, तो क्रेनियल नर्व पैरालिसिस होने की वजह से क्या होगा कि वो पेशेंट बोल नहीं पाएगा और एफेजिया कंप्लीट स्वेलिंग डिफिकल्टी डेवलप होगा, जैसे कि वो भोजन कुछ ले ही नहीं पाएगा, कोई किसी भी खाद्य पदार्थ को वो निगलने में उसको कठिनाई होगी, उसको एफेजिया कहते हैं। एटेक्सिया मतलब इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसका बॉडी बैलेंस नहीं करेगा तो उसको चलने में भी दिक्कत होगा, कभी पैर आगे की ओर थोड़ा बढ़ेगा, कभी थोड़ा पीछे की ओर बढ़ेगा, तो बॉडी बैलेंसिंग जो है उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है। वैसे पेशेंट को वर्टिगो का कंडीशन ज्यादा देखने को मिलता है, साथ ही साथ वॉमिटिंग और अनकॉन्शियसनेस और क्रेनियल नर्व पैलिसी। स्वाभाविक सी बात है जब ब्रेन हेमरेज हो रहा है और ब्रेन फंक्शन लेस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेरेब्रल नर्व पैलिसी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रोक का क्या इन्वेस्टिगेशन है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक कंडीशन डेवलप होता है तो हम कौन कौन सा जांच करा करके कंफर्म डायग्नोस्टिक पता कर सकते हैं कि आखिर में बीमारी होने का कारण क्या है। ये जो कंडीशन हुआ है ब्रेन में, जो स्ट्रोक कंडीशन डेवलप हुआ है, ये क्यों हुआ है। सबसे पहला सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, मतलब सीटी स्कैन के द्वारा, और नेक्स्ट है एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा हम पता करेंगे कि क्या ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अगला है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो मैक्सिमम डिजॉर्डर्स में हम कराते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट मैक्सिमम डिजीज कंडीशन में कराते हैं, इससे इन्फेक्शन का पता चलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और साथ में एसआर का भी पता चलेगा। लिपिड प्रोफाइल, अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो एचडीएल, वीएलडीएल और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जांच करा करके हम बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ लंबर पंक्चर करेंगे। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन कंडीशन है या सीएसएफ का क्या प्रेशर है ब्रेन में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जानने के लिए हम लंबर पंक्चर करके जांच कर सकते हैं। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम से हार्ट का जो रिदमिक एक्टिविटी है उसको जानेंगे। इकोकार्डियोग्राम हार्ट का कैसा फंक्शन हो रहा है और साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज का क्या लेवल है बॉडी में, ये भी स्ट्रोक कंडीशन के लिए मायने रखता है। अगला है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जो है क्लासिफिकेशन के अनुसार दो तरीके से, दो क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार हम करेंगे। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक।